हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इसमें एक टॉपिक हम ले रहे हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियोमीटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभवमापी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है। इसके बारे में पढ़िए, या आपके पेपर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है इसका। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, कोई भी हो, उसमें सब में काम आएगा ये, है ना। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसका सर्किट डायग्राम समझाएंगे, इसका यूज समझाएंगे, ठीक है। उसमें प्रिकॉशंस क्या है वो भी आपको बताएं, हर चीज़ बता देंगे। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम को एनालाइज करेंगे कि ये कैसे जो है वर्क करता है, वो बताएंगे आपको। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ बताते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पहले आपको बता दें, इंट्रोडक्शन दे दें कि ये काम आता है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई सेल आपको दे दिया गया, जैसे मान लो कोई सेल लगाते हैं, छोटा सेल, बड़ा सेल, जैसा भी, उसका ईएमएफ ज्ञात करने का काम आता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, वो ज्ञात करने का काम आता है। उसको हम निकाल सकते हैं इस ऑपरेटर से। दूसरा, कोई मान लीजिए सर्किट है और वो तार में करंट जा रहा है, वायर है, करंट जा रहा है, तो उसके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, विभवांतर निकालना है, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। कि जैसे ये कोई तार जा रहा है, यहाँ से यहाँ निकालना है, निकाल सकते हैं। एक काम ही हो जाएगा। तो दो यूज हमने आपको बता दिया। दूसरा, मानिए आपको दो सेल दे दिए जाएं, तो उनके जो ईएमएफ अलग अलग हैं, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनके ईएमएफ कम ज़्यादा हैं, क्या हैं, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। इससे जो आपके सामने है पोटेंशियोमीटर। और नेक्स्ट हम आपको बता सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं कि अगर कोई सेल आपको दे दिया जाए, तो उसके जो अंदर का प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, उसको भी इसी से हम निकाल लेते हैं। यानी कि आपके ये बहुत काम का जो है ऑपरेटर्स है विभवमापी, है ना। एक आपने पढ़ा होगा वोल्ट मीटर, वो जो है उससे भी ज़्यादा सुपीरियर ये है। ये काफ़ी सेंसिटिव ऑपरेटर्स है। तो इसका पहले आपको सर्किट डायग्राम समझना है, पेपर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको लिखाएंगे नहीं, है ना, इसमें हम एनालाइज करेंगे। तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और उसको सुन के आप समझ कर फिर अपने से एक्सप्लेन करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी बुक से नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपको PDF देंगे, उससे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर, देखिए क्या चीज़ होता है ये। इसका पहले हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम। बीच बीच में आपको हम और चीज़ें बताते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये एक बैटरी ली जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे एक हम चाबी लगा देंगे, जिसको हम बोलते हैं की। फिर यहाँ पे एक रियोस्टेट लगेगा, ये जिसको हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक। फिर ये हम कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर ये A और B, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका बैटरी है, माइनस प्लस टर्मिनल, ये B हो गया, ये की हो गया, और ये हो गया रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। हिंदी में ये आपकी बैटरी हो गई, ये चाबी हो गई, कुंजी, और ये आपका धारा नियंत्रक है, रियोस्टेट कहते हैं, जो धारा को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा हम इसको आगे पीछे खिसका कर पॉइंटर को, धारा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी हमको ज़रूरत होगी उतनी धारा हम सर्किट में दे सकते हैं। ये बैटरी आपका जो है वो हो जाएगा। तो ये एक संचायक सेल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। खैर, अब देखिए यहाँ A से B तक जो एक आपको ये दिख रहा है, लाइन दिख रही है, ये वायर है। ये वायर आपका एलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होती है ना। कांस्टेंटन या मैग्नीन का ये बनाया जाता है, रखा जाता है। कांस्टेंटन और मैग्नीन दोनों एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझा देते हैं कि कांस्टेंटन और ये एलॉय क्या है, उसी का ये बनाया जाता है। उसको लगाने का कारण ये है, हम चाहे तो यहाँ पे कापर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगाते हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे बैटरी हो गई, की हो गई, रियोस्टेट हो गया। और आपको ये थोड़ा समझा देते हैं कि यहाँ पर A से B के बीच में एक लंबा वायर लगाते हैं, जिसकी लेंथ लगभग हम 4 मीटर टू 12 मीटर रखते हैं। 4 से 12 मीटर तक की लंबाई इसकी हम रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी जानकारी आपको हम दे देते हैं कांस्टेंटिन की एक्स्ट्रा, वो आपको यहाँ पे लिखना नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कांस्टेंटिन है क्या, देखिए बता देते हैं। ये एक एलॉय है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्र धातु। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिला के बनाया जाता है तो मिश्र धातु कहलाती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे पहला हमने ले लिया कांस्टेंटन,
कांस्टेंटाइन एक मिश्र धातु है। इसमें होता क्या है कि जो कॉपर होता है और प्लस इसमें मिलाया जाता है निकेल। निकेल होता है, इसका हम आपको परसेंटेज बता सकते हैं। कॉपर इसमें 55% होता है और निकेल इसमें होता है 45%। दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 100%। मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा होगा। ये 55% कॉपर, 45% निकल, ये हो जाता है 100%। तो ये कंपोजिशन है। ये जो दोनों को मिला दिया जाता है, तांबा और निकेल को, दोनों धातुओं को मिला के बनाया जाता है, तो उस धातु को कहते हैं हम लोग कांस्टेंटन। ये बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड वेस्टन, उन्होंने इसको जो है बनाया था। उनका हम नाम भी लिख देते हैं, देखिए। थोड़ा सा इतिहास बता के तब आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड वेस्टन ने इसको बनाया था, है ना। इसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा और भी वो जो है मॉडिफाई किया उन्होंने और अच्छे से बनाया। ये थोड़ा कम काम कर पा रहा था तो उन्होंने फिर इसको मैंगनीन बनाया इसके बाद, है ना। ये मैंगनीन, ठीक है, ये मैंगनीन है। तो मैंगनीन भी एलॉय है। तो इसमें जो है उन्होंने एक चीज़ और मिलाई, वो मिलाया मैग्नीज, है ना। जिसे कॉपर और निकल तो मिलाया ही, साथ में मैग्नीज भी मिला दिया। तो इसमें क्या क्या मिला दिया, ध्यान दीजिए। एक मिलाया कॉपर, एक मिलाया मैग्नीज और एक मिलाया निकेल। इसका हम कंपोजिशन भी आपको बता सकते हैं। ये हो जाएगा 84.2, है ना, 84.2% इसमें ये था कॉपर। फिर 12.1% था इसमें मैग्नीज और इसके बाद जो बचा 3.7% था इसमें निकेल। तो सब मिला के अगर आप जोड़ लीजिए तो ये भी 100% आ जाएगा, यानी कोई कमी नहीं रहेगी। इसको जोड़ भी लेना चाहिए कि टोटल कंपोजिशन हमारा सही है कि नहीं सही है। तो इसमें देखिए क्या क्या मिल गया, एक जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, है ना। वैसे ये सब परीक्षा में नहीं लिखना, आपको जानकारी रखिए। मैंगनीन यही वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसको बनाया था। आप ये भी अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये 18, है ना, 92 में बना दिया था और ये 18 देखिए कहो बहुत पहले का खोज है, 97 में बना दिया था। ये थोड़ा पढ़िएगा आप इसको, ठीक है। 1897 में बनाया था ये। तो पहले ये डेवलप हुआ, उसके बाद ये डेवलप किया गया, ये उससे ज़्यादा सुपीरियर था। इसमें अलग से मैग्नीज मिला दिया गया। तो कॉपर निकल के साथ मैग्नीज मिलाया गया, परसेंटेज चेंज कर दिया गया। कॉपर की मात्रा उन्होंने ज़्यादा कर दी, पहले 55 थी 84 कर दी, फिर 12 कर दी, ये इतना करके ये बना दिया। तो ये इसमें खास बात ये होती है कि इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतिरोध ताप गुणांक, वो लो होता है ना। दो खास बात होती हैं, इसलिए इसको रजिस्टर में यूज किया जाता है। तो आजकल देखते होंगे छोटे छोटे रजिस्टर बनाए जाते हैं, वो इसके जो है इसी से यूज करके बनाए जाते हैं। तो पहले अभी कंपोजिशन नोट कर सकते हैं, थोड़ा जानकारी के लिए मैंने बना दिया, है ना। फिर आगे हम बढ़ाते हैं आपको, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये दो धातुओं, जैसे कि कांस्टेंटन 2 धातुओं का था और मैंगनीन 3 धातुओं का था, आपके सामने हमने सब बता दिया। अब चलिए आइए वापस अपने पॉइंट पे आ जाइए। तो थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए, ये नहीं कि कोई पूछे क्या है कांस्टेंटन। अब आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, वाइवा एग्जामिनर ले रहे हैं, उन्होंने कहा कांस्टेंटन क्या है, एलॉय है, तो किसका किसका ये मिश्रण है, तो आपको बताना चाहिए कि इतना इतना कॉपर है, निकेल है, कितने कितने %, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बता दिया हमने, है ना। बाकी इसका कोई ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं है। अब चलिए आइए अपने पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। तो ये ए से बी के बीच में यही कांस्टेंटन या मैंगनीन का वायर जो है वो लगा देते हैं। इसकी लंबाई हमने आपको बताई 4 से 12 मीटर। तो ये आपका जो पोटेंशियोमीटर है कि उसका सर्किट डायग्राम रेडी है। अब इसका डायग्राम तो रेडी कर दिया हमने। अब बात आती है कि हम किसी सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं। तो जो ईएमएफ निकालना चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या, यहाँ ए से एक जो है सेल ले लेंगे और ए से ये सर्किट हम बनाएंगे। देखिए ये हमने सेल ले लिया, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ए से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये क्या आपका इसका ईएमएफ माना ई है ना। अब इसको यहाँ से जोड़ दिया। उसके बाद एक गैल्वानोमीटर ले लिया। तो गैल्वानोमीटर ले लिया, उसकी हम 3 स्थितियाँ बनाएंगे। देखिए आपके सामने बना दे रहे हैं, ये अभी पूरा कर दे रहे हैं। ये फिगर भी आप बहुत साफ़ सुथरा बनाइएगा। यहाँ पर ऐसे सुई का ये विक्षेप अभी हम दिखा रहे हैं और एक बिल्कुल सीधा दिखाएंगे, एक इसका अपोजिट दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ से ऐसे आप जोड़ दीजिएगा डॉटेड लाइन से ऐसे,
और ये डॉटेड लाइन से, है ना। यहाँ पर इसको सीधा जोड़िएगा ऐसे, कारण अभी हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, फिगर पहले कंप्लीट हो जाए। फिर इसको डॉटेड लाइन से ऐसे लेके आइएगा और इसको जो है ऐड कर लीजिएगा और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो एरो बनाइएगा करंट की जो वे है वो ऐसे बनाइएगा, इसमें ऐसे हर चीज़ का रीजन बताएंगे, आप चिंता न करें, आप ही बताते हैं सब, है ना। ये बन गया, ये करंट इधर आएगी -2 प्लस, इसमें ये फ्लो हो जाएगी, ये इस तरह से चली जाएगी, ये इस तरह से ये आती रहेगी, ठीक है। ये बन गया। यहाँ पे हम इसको जॉकी बोलते हैं, एक स्लाइडिंग जॉकी हो तो वो सरकाते हैं। ये जे है, ये पहली पोजीशन J1 है, फिर जे अब ये है एक नेक्स्ट पोजीशन J2। तो हम पहले सर्किट डायग्राम पूरा कर लें, फिर आपको बताते हैं कैसे वर्क करेगा ये, ठीक है। ये पूरा हो चुका है ना। अब देखिए आप तो ये पूरा हम जो है क्या है एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बढ़िया से समझिएगा, एकदम क्लियर कर देंगे, है ना। एक एक पॉइंट पे हम आपसे डिस्कस करेंगे और जब समझ जाओगे तो हम चाहते हैं कि आप इसको फिर समझने के बाद माइंड में जब बात आ जाए तो पेन उठाइए, डायग्राम बनाइए और बढ़िया से अपने से लिखते चले जाइए। सबसे पहले इसका उद्देश्य लिखिए कि इसको हम कैसे जो है क्या यूज करते हैं। तो हमने बताया कि किसी सेल का EMF निकालने में काम आता है, या कोई भी सर्किट है उसके कोई वायर उसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस में काम आता है, ये आपको हमने बता दिया, है ना। बाकी आपके सामने हम, और ये यहाँ लिख दीजिए जी फॉर गैल्वानोमीटर है, बाकी ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क कराते हैं, सीखिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपका पूरा ऑपरेटर बना हुआ है ये की को पहले ऑन कर देते हैं। जो ऑन कर देंगे तो बैटरी से धारा चलना शुरू हो जाएगी, धारा शुरू होगी तो ये चलेगी ऐसे, समझो अभी ये नहीं लगा हुआ है तो ये जो है आपका करंट फ्लो जारी हो गया, ठीक है। और करंट को यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो हमने इसको नियंत्रित करके मान लो कुछ एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया उतने पे चल रहा है, ठीक है। तो वो एम्पियर हमें मालूम हो गया कितने एम्पियर इसको हम सेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, ये धारा इसमें जा रही है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको इस सेल का EMF निकालना है। क्या करिए, सेल का एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक तार द्वारा यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो एक गैल्वानोमीटर लीजिए, गैल्वानोमीटर के एक पॉइंट से इसको जोड़ दीजिए और एक पॉइंट से एक तार निकालकर जौकी से जोड़ दीजिए। ये स्लाइडिंग जौकी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं सर्पी कुंजी, जो सरकाया जाता है इसे, है ना। और ये जो आपके पास तार है ये 4 से 12 मीटर लंबा तार, हमने बताया ही है ना, कांस्टेंटन या मैग्नीन का। तो उसमें जो है इसका जो व्यास है, यानी जो ये व्यास हर जगह समान होना चाहिए, है ना, कि यानी मोटाई हर जगह बराबर, यानी यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर रीडिंग चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस फर्क आ जाएगा, हर चीज़ में फर्क आता है। तो खैर वो तो हो गया, यूनिफॉर्म होना चाहिए। खैर अब हम करते क्या, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया तो आपके सामने ये पूरा ऑपरेटर हो गया। बाद में ये जो है आपका गैल्वानोमीटर से तार जुड़ा है। जैसे ही आप इस वायर पर चलेंगे और ए से आगे को कहीं थोड़ी दूर पर, मान लीजिए J1 पर हमने इसको जो है स्पर्श कराया, यानी कि टच करना, क्यों रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो तार पतला हो जाएगा, घिस जाएगा, ऐसा नहीं करना है, उसको टच कराना है, स्पर्श कराना है ना, टच करा दिया। टच करते ही देखिए ये आपका एक सर्किट पूरा हो गया। अब सर्किट पूरा हो गया तो इसमें कहानी है, वो कहानी अच्छे से समझिएगा। वही बहुत लोग घबराते हैं, चलो कहते हैं बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है, बहुत सरल है। करते क्या है कि यहाँ पर देखा जाता है कि कौन जोरदार है, यानी कौन सबल है, कौन निर्बल है ना, कौन जोरदार है, कौन कमज़ोर है। तो जोरदार ही अपना जो है अपनी बात को रखेगा और निर्बल जो है वो सुनेगा, ये यहाँ पर मामला है। वो आप सीख लेंगे तो सीख जाओगे। कैसे देखते हैं, यहाँ पर बैटरी जो है ये सेल है, एक और ध्यान रखिएगा, जिस सेल का EMF निकालना है उससे ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे लगानी है। अगर मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट की है तो यहाँ कम से कम 12 वोल्ट, यानी जो भी है इससे ज़्यादा वोल्ट की बैटरी वहाँ पर आप लगाएंगे। नहीं तो जो हमको जो शून्य विक्षेपित स्थिति, इसको नल पॉइंट बोलते हैं, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा, बैलेंसिंग नहीं मिलेगी, या आपको आगे चल के भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसका वोल्टेज कम रहेगा, इसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर अब यहाँ से देखिए हम जब धारा को प्रवाहित करेंगे तो देखिए ये धारा जब यहाँ पे करंट जब यहाँ से आ रही थी तो करंट ए पर आई। अभी क्या था, अभी अगर हमने ए नहीं बनाया था, इसको नहीं जोड़ा था, तो ये एक तरह से नोड था, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, अब यहाँ देखिए 3 वायर आ गए, एक ये, एक ये, एक ये, 3 वायर, यानी मोर देन 2 वायर से जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं जंक्शन। यानी ए पे क्या बन गया, एक जंक्शन बन गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
जंक्शन, ये जंक्शन बन गया। अगर बी को देखा जाए तो ये क्या है, ये नोड है ना। तो अब जंक्शन हो गया, तो जंक्शन में जब धारा पहुंचती है तो वहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2 भाग 3 भाग जितने भी वहां पे बन रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट आई आ रही है तो कुछ हिस्सा इसका इसमें चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें चले जाएगा, तो इसका मतलब हुआ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ये जंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, जो करंट यहाँ आ रही थी वही करंट ऊपर चली जाएगी, करंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये नोड है और जंक्शन पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। तो देखिए हम आपको एक एक पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं, है ना, तो अच्छे से समझिए इसको। ठीक, आगे देखिए आप करते क्या है, जब हम J1 पे इसको टच कराते हैं तो सर्किट आपका ये AEJ1 की तरह पूरा हो गया। अब हमको देखना है कि करंट किस दिशा में फ्लो होगा, ये देखना है। तो पहले बताइए बैटरी के मन में क्या है कि भाई हम तो हाई वोल्टेज पे हैं, हम ही अपनी धारा भेजेंगे और हमारे आगे कोई टिक नहीं पाएगा, उनके मन में ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो बैटरी सोच रही है कि हम अपनी धारा को भेज रहे हैं, तो कैसे भेजेगी, वो ऐसे आएगी, फिर ये आ रही है, देखिए ये ऐसे मुड़ी और AJ1E इस तरह से जाएगी। और बैटरी, तो बैटरी पहले क्या करेगी, ए से आएगी, पहले अपनी धारा को ए से भेजेगी और ए से भेजकर, भाई ज़बरदस्ती करेगी ना, ए से भेजकर क्या करेगी, वो इसमें आएगी। देखिए आप ये इसको ध्यान रखिएगा कैसे चला रहे हैं हम, इस तरह से आएगी, ए से आएगी, फिर इसमें आएगी, सेल से होते हुए ये इसमें जाएगी। आप इस एरो पे ध्यान मत दीजिए, तो एरो जो हमने बनाया वो हम आपको समझाते हैं। पहले अपनी बैटरी जो कि हाई वोल्टेज पे है तो क्या करेगी, यहाँ से आएगी और अपनी करंट को इस वे से, इस मार्ग से इस तरह से लेके चलेगी। यानी कि जो करंट होगा वो कौन सा वे लेगा, वे नंबर 1 ये है ए और J1 AEJ1 ये मार्ग वो अपनाएगा। खैर बहुत सावधानी समझिएगा, यहीं पे लोग गलत कर देते हैं। अब मामला ये फंसा कि जो J1 है वो A के ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है कि जब हम वायर में ये धारा को यानी करंट को जो है फ्लो देते हैं तो ये पॉइंट टू पॉइंट इसका जो वोल्टेज वो गिरता चला जाता है ना। जैसे ये है तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करंट वोल्टेज क्या होगा, वो गिरता चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा करंट तो वही है, वोल्टेज गिरता चला जाएगा। जब वोल्टेज गिरता चला जाएगा तो अब बताइए अगर हम J1 पे लेके आते हैं तो हम ये देख रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि A से J1 तक का जो डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस आया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये जो सेल है आपका वो क्या है, 2 वोल्ट का है। कल्पना कर लीजिए मोटा मोटा ऐसे देख लीजिए 2 वोल्ट का है। ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट की बैटरी है, कोई बात नहीं, ये कम ही रहेगा। अच्छा 12 वोल्ट की बैटरी अपनी धारा को, करंट को इसमें भेज रहा है ना। दोनों मीडियम के लोग समझ रहे होंगे, हम धारा करंट दोनों बोल रहे हैं। जो हिंदी में जो धारा समझ जाए, जो इंग्लिश में जो करंट समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मीडियम बोल रहे हैं। अब देखिए ये आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये करंट यहाँ से आ रहा है और ये फोर्सेबल है ना। अपने बोलेगा कि हम ज़्यादा ताकत दे रहे हैं तो ये अपने करंट को इसमें ज़बरदस्ती भेजेगा और ये लेके जा रहा है इस तरह से, उसके मन में आया। ठीक, कोई बात नहीं। ई कह रहा है कि मिस्टर तुम जो सरके हो ना, अभी यहाँ से जो सरके हो तो ज़्यादा दूर नहीं सरके हो। वो उनको धमकी दे रहा है कि हम भले कमज़ोर हैं लेकिन जो तुम यहाँ से यहाँ तक सरके हो तो तुम्हारे बीच का जो डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, वो हमने मान लिया 1 वोल्ट है, अभी चला ही है। अब यहाँ कैसे बनाया, चित्र समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में उसका जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 1 वोल्ट का हुआ है ना। वोल्टेज जो ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप, वो 1 वोल्ट का हो गया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, ये डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। और ये क्या है, ये 2 वोल्ट है। तो अब ये सेल क्या कहेगा कि हम तो अपनी धारा भेजेंगे। भाई ये कह रहा है अरे हम भी तो हैं, सर्किट में जुड़ गए हैं, हमको परिपथ पूरा कर दिया गया है, तो बताइए हम भी तो अपनी करंट को फ्लो कराएंगे। हम कैसे कराएं, तुम तो हमारे ही अंदर घुस गए, हम किधर जाएं। ठीक है चलिए कराते झगड़ा। तो देखिए ये -2 प्लस अपनी करंट को भेजेगा। जब -2 करंट अपनी भेजेगा तो बताइए ये किस रास्ते से भेजेगा, ये ऐसे भेजेगा। -2 प्लस ये करंट जा रहा है और ये ऐसे आएगा ये। तो बताइए अभी हम यहाँ पे केवल दोनों का झगड़ा नहीं दिखा रहे हैं, हम खाली दोनों को दिखा रहे हैं कि ये बैटरी जो है अपना करंट कैसे भेजेगी, AEJ1 ऐसे भेज देगी। और जो सेल भेजेगा वो कैसे भेजेगा, यहाँ से भेजेगा EAJ1 या ए कह सकते हैं AJ1E भेजेगा। तो एक रास्ता ये तो हुआ बाई बी और नंबर 2 हो गया AJ1E
ये बाई किसके हो गया, ई हो, ये सेल द्वारा हो गया, वो बैटरी द्वारा हो गया। अब बताइए दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसमें एक धारा देखिए ऐसे जा रही है, एक धारा ऐसे जा रही है, तो दोनों विपरीत हो गए, एक क्लॉक वैसे एक एंटी क्लॉक वैसे, दोनों आके भिड़ रहे हैं। तो बताइए भिड़ते समय अगर दोनों बराबर की टक्कर होगी तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, अगर टक्कर बराबर नहीं हुई तो जो जोरदार होगा वो अपनी धारा को बनाए रखेगा। अब देखते हैं कौन जोरदार है, सीखिए। ए से J1 तक हमने मान लिया कि 1 वोल्ट का ड्रॉप आया, ठीक है, और ये सेल जो है पहले से 2 वोल्ट का है, तो सीधे तुरंत तो जो है 10 वोल्ट तो हो नहीं जाएगा डिफरेंस। हमारा मतलब है धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो सबसे पहले कम ही तो होगा। तो शुरू में क्या होगा कि हमने मान लिया कि जो ई था वो 2 वोल्ट था, मन में सोचा है, हमें मालूम ही नहीं कितना है क्योंकि हमको तो यही निकालना है, लेकिन मोटा बता रहे हैं कि ये ई जो है 2 वोल्ट का है मान लीजिए, है ना, तो है तो अननोन ही, दो माना, और ये कितना है 1 वोल्ट। तो अब पता चला 2 वोल्ट जो है 1 वोल्ट से ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो ये अपने करंट को ही फ्लो कराएगा, तो यानी कि ये प्रधान हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो यानी कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम हो जाएगा। तो ये प्राइम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने करंट को फ्लो कराएगा, इनकी करंट को कमज़ोर कर देगा। कमज़ोर है ये क्योंकि 1 वोल्ट से भेजेगा, ये 2 वोल्ट से। तो जब ये करंट अपनी फ्लो कराएगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट करंट होगा, यानी कहते हैं इसको परिणामी धारा, वो कितनी बहेगी, किस तरफ बहेगी, तो हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट वो कौन सा मार्ग अपनाएगी, वो मार्ग अपनाएगी J1E। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए जा रहा है -2 प्लस, ये देखिए जा रहा है ना, तो J1E। अब देखो ये एरो आपको समझ में आने लगा कि एरो हमने इधर क्यों बनाया था, तो J1E ये ऐसे चलता हुआ चला आएगा, ठीक है। तो हमने निकाल दिया J1E। अब इसमें कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार है E, ये सेल आपका जिम्मेदार, ये धारा को भाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो गैल्वानोमीटर है उसकी सुई एक और क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस ओर जो है डिफ्लेक्ट होगी, तो हमने इधर को डिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक। अब बात क्या होगी, अब ये बैटरी तो गुस्सा में बैठा ही है, क्यों, क्योंकि उसका तो रिजल्टेंट में तो बेचारा भाई बैटरी सोचा हम 12 वोल्ट के हैं, तुम 2 वोल्ट के हो, तुम्हारी हमारे सामने क्या औकात है, लेकिन गुस्सा हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्चस्व किसका स्थापित हो गया, ई का। तो ये क्या कहेगा जौकी से कि तुम सरकना शुरू करो और इसको मारना है ना, इसके घर में घुसना है, ऐसा मान के चलिए। तो जौकी को क्या किया गया, सरकाया गया। अब ई जो है देख रहा है, क्या देख रहा है कि हमारा तो 2 वोल्ट है, ना हम कम हो सकते ना ज़्यादा हो सकता है, पर मजबूरी हम 2 ही रहेंगे। इसके बाद 12 वोल्ट का चांस है, वो क्या करेगा, वो जौकी को इनको आदेश देगा सर को। अभी सरकना शुरू हुआ, पता चला पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, यहाँ चला आया। अब बताइए जैसे ही 2 वोल्ट के आगे वो बढ़ना शुरू हुआ, बस इसकी हालत ख़राब होने लगी कि अब मामला अच्छा बना, अब तो हमसे ज़्यादा डिफरेंस ले रहा है। मान लिया J2 कंडीशन पे आ गया और यहाँ पे कंडीशन मान लीजिए वो कितने वोल्ट पे आ गया, यानी इनके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 4 वोल्ट का आया। तो जब वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट का है तो दोनों बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आया, 4 वोल्ट का आया। अब मामला क्या फंसा, 4 वोल्ट की तुलना में इनका 2 वोल्ट क्या हुआ, कमज़ोर पड़ गया। अब यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं होगा, अब सारा जोर यानी सारा जो प्रधान धारा होगी, सारा जोर जो होगा वो इस बैटरी का होगा। वो क्या करेगी, वो सीधा करेगी कि एक की तरफ धारा ले आएगा, ये ऐसे ले आएगा और ला के ऐसे इसमें घुसेगा। अब सोचो तो कोई प्लस से माइनस, लेकिन इसमें घुसेगा वो, और बैटरी और सेल क्या कर रहा है, इधर भेज रहा है, लेकिन इसमें घुस जाएगा। वो घुसता हुआ ये देखिए मार्ग अपनाएगा, देखिए एरो बना ना, ये मार्ग अपनाएगा गैल्वानोमीटर में, ये जाएगा ऐसे जा रहा है ये। तो इसका जो वे है वो क्या है, AEJ2। तो अब हम निकालेंगे सेकेंड केस में AEJ2। अब ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये हमारी बैटरी B के द्वारा हो जाएगा। अब जब B के द्वारा हो जाएगा तो निश्चित है कि एक बार E ने किया था तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो इधर हुआ था, अब की कौन कर रहा है, B कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन निश्चित है अपोज करेगा, तो डिफ्लेक्शन जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये डिफ्लेक्शन किधर हो गया, इस ओर हो गया। तो हमारा ख्याल है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोनों के आमने सामने, एक बाई E एक बाई B, इसमें इनका वर्चस्व है, इसमें इनका वर्चस्व है, भाई ये सुप्रीमो थे, अब ये सुप्रीमो है ना, 2 सुप्रीमो अपने अपने हैं, दोनों ने अपने अपने ढंग से बनाया, डिफ्लेक्शन दे दिया गैल्वानोमीटर में। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब भी एक सिद्धांत है कि अगर आप अपोजिट दिशा में, जैसे मान लीजिए हमारी ये सुई है, अब ये यहाँ पर ये 0 है,
ठीक है, और बाकी सब इसमें खाने बने हुए हैं, ऐसे बने हैं। अब ये एक सुई इधर को डिफ्लेक्ट हुई, सुई इधर को डिफ्लेक्ट हुई, तो सिद्धांत ये कि अगर सुई इधर को डिफ्लेक्ट हुई है और सुई डिफ्लेक्ट होते होते इसके अपोजिट इधर डिफ्लेक्ट हो गई है, तो निश्चित है बिना वो जीरो पे गए इधर को, अगर इधर से इधर आई तो बिना जीरो को क्रॉस किए वो जा ही नहीं सकती। जैसे आप कहते हैं कि हम -1 से +1 जाना चाहते हैं, तो आपको बिना जीरो को पार किए नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। नंबर लाइन पे देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है कि ये जीरो को पार करेगा ही करेगा। जब करेगा तो आप जानते हैं इधर किसके कारण हुआ था, इधर ई के कारण हुआ था, इधर किसके कारण हुआ था, इधर बी कारण। अब मामला हुआ कि अब दोनों लोग समझौता करेंगे। वो होता नहीं है जैसे दो लोग ऐसे मेज पे हाथ रख के ऐसे, वो इधर गिराता है वो इधर गिराता है, तो कभी ये जीता कभी वो जीता। एक अवस्था ऐसी आती कि दोनों एक ही उम्र एक ही ताकत के हैं, तो दोनों हाथ वो ना इधर गिरा पाया ना इधर गिरा पाया। तो बताइए, तो उस समय क्या करते हैं कि भाई दोनों लोग बराबर पे रहे। जब बराबर पे रहे तो जितनी ताकत हमारी उतनी ताकत उसकी, बस वही ताकत को बराबर कर देना। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए आप। अब हम करेंगे क्या कि J2 सर्पी कुंजी को इधर को धीरे धीरे स्लोली बढ़ाते जाएंगे और अपनी नज़र उसी सुई पर रखेंगे। तो देखते हैं सुई धीरे 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 ऐसे सीधी होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब सुई ऐसे धीरे 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 सीधी हो गई, ये सीधी हो गई। तो कहाँ पे आ गए हम लोग इसको कहते हैं नल पॉइंट, है ना। इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नल पॉइंट या जीरो पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। तो ये नल पॉइंट है। अब नल पॉइंट पे हम आ गए। जब नल पॉइंट पे आ गए तो आप बताइए, यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि हाथ दोनों लोग मिलाते हैं और ना वो गिरा पाए ना ये गिरा पाए, तो बताइए उस समय आप क्या कहेंगे कि भाई दोनों बच्चे बराबर जोर के हैं, इन दोनों के पास बराबर ताकत है। तो बराबर ताकत है तो उस समय जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ई के पास भी था, क्योंकि ई इधर से ताकत लगा रही थी और बी उधर से ताकत लगा रही थी। तो ये इधर को घुमा रहा था वो उधर घुमा रहा था, तो सुई दोनों तरफ से बच के बल्कि सीधी हो गई। जब सुई सीधी हो गई तो कौन सी कंडीशन में आ गई, नल पॉइंट कंडीशन में आ गई, यानी कि वहाँ पर शून्य विक्षेप आ गया। इसका मतलब हो गया कि हम ए से जे के बीच की लेंथ नापेंगे। यहाँ पर मीटर स्केल बनी रहती है, उस पर जो कि जब चलाएंगे ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इस तरह से बना रहता है ना, ये समझ लीजिए यहाँ पे बना नहीं रहे, ऐसे बने रहते हैं। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये 30 सेंटीमीटर का खाना है, तो यानी ए से जे के बीच की लेंथ कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग अभी क्या मान लेंगे एल मान लेंगे। एल सेंटीमीटर की लंबाई ये ले रहा है, तो एल सेंटीमीटर पर हमने इसको निकाल लिया। तो हम करेंगे क्या कि हम एल सेंटीमीटर पर यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे, जिसको कहते हैं विभव पतन, है ना। तो उसे निकालते हैं विभव प्रवणता, तो बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से जे तक करेंगे। जे पे बैलेंस हो गया, और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कवर कर लेंगे तो वहीं से हम क्लियर कर देंगे कि ई की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है कि जो सुई है वो जीरो यानी नल पॉइंट पर आना चाहिए, यानी कि शून्य विक्षेप स्थिति पर आ जाए। आप कैलकुलेट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और बढ़िया सा फिगर बना के समझ के जो हम समझा रहे हैं इसको आप अच्छे से मन में विचार बना के फिर उसको लिखिए। तो देखिए आप बहुत बढ़िया किताब में जो लिखा उससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया सा करिए। और जो हमने आपको कंपोजिशन बताया है कॉन्स्टेंटाइन मैग्नीट्यूड का, वो सब लिखना या नहीं है, वो थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया था। जैसे हमने वैज्ञानिक का नाम बता दिया, एडवर्ड वेस्टन है ना, 1892 फिर 97 में किया, 1900 में बुशी यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया, एकदम से अच्छे से आ गया ये, है ना। तो बुशी यूनिवर्सिटी भी आप याद कर सकते हैं, 1990 में आ गया था ये, सॉरी 1890, है ना। तो उसमें ये जो है ले लिया गया था। अब चलिए, तो वो सब उतना नहीं ध्यान रखना है, कंपोजिशन आप याद रखिए। हाँ आगे बढ़े, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे समझा रहे हैं। तो हमने आपको ये जो मार्ग है वे है वो समझाने का प्रयास किया, वे आप अच्छे से समझिए। अगर वे आप ना समझ पाए तो ये जो हमने जो जिसका जो दिखाया कि इसमें ये सुप्रीमो थे इसमें ये सुप्रीमो थे, वो गलत हो जाएगा। तो इसी को अगर नहीं समझ आता तो हमारी वीडियो को आप फिर से रिपीट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी बात आप फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हिंदी में आप बोलते हैं विभव प्रवणता, गिरावट। प्रवणता मतलब गिरावट, है ना, कितना गिरा। ठीक है, तो
तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि इसमें जो करंट जो भेजा जाता है, आपको फिर बता दें, करंट जो भेजा गया है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो करंट नहीं बदलना चाहिए। एक बार जैसे मान लो हमने 3 एम्पियर सेट कर दिया तो 3 एम्पियर ही रहना चाहिए, न कम न ज़्यादा, नियत, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इनके बीच में जहाँ से भी आप वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे, ए से J1, ए से J, ए से J2, ये जितने भी वोल्टेज डिफरेंस होंगे वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं, हिंदी में बता दिया। और वैसे वोल्टेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहाँ से आप इसको ले रहे हैं वो से होता है। तो ये इससे जो है हम यही प्रिंसिपल पर ये बनाया गया है ना। अब देखिए तो सारा खेल यहाँ लंबाई का है। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि इसमें करंट जो बह रही है वो कितनी है, I करंट हमने मान लिया, करंट इज I, ठीक है। और इसमें जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया है रो। तो बताइए इसमें जो बनेगा ग्रेडियंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो आप देखिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम यहाँ दिखा देते हैं K से, कैपिटल K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ये हो जाता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। हमने मान लिया I करंट है और रो रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टेंस है रो फॉर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा तार का रेजिस्टेंस है रो है। 1 सेंटीमीटर तार का जो रेजिस्टेंस है वो है रो है। करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो ये K इज इक्वल टू I रो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानकर अभी छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि हमें जो नल पॉइंट मिला है वो कहाँ मिला है, J पर। तो हम A से लेके J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकालेंगे, तो वो हमारा निकल जाएगा V। अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर VAJ लिख सकते हैं, A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा वो आप ध्यान दीजिए। करंट कितना बह रहा है, करंट आपका कितना बह रहा है, करंट बह रहा है I, ठीक है। तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ग्रेडियंट होगा, वो इससे दिखा देते हैं। K इज इक्वल टू V/L। L ये क्या है, यहाँ पर AJ की जो लंबाई हमने ली है वो कितनी ले ली है, L सेंटीमीटर ले ली है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, लेंथ जो है वो L सेंटीमीटर है। तो बताइए K क्या होगा, ग्रेडियंट V/L, ये फार्मूला है इसका ग्रेडियंट का, प्रवणता का, है ना। तो वोल्टेज पर सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू कितना, KL, VAJ इज इक्वल टू KL, यानी A और J के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो KL के बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये इस समय कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है नल पॉइंट की कंडीशन, ये नल पॉइंट है, शून्य विक्षेप स्थिति कंडीशन है, यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। आप जरा सोचिए कि शून्य विक्षेप स्थिति में दोनों लोग की साझेदारी है, ये भी दे रहे हैं ये भी दे रहे हैं, ये करंट ऐसे दे रहा है, इस दिशा में ऐसे लेके जा रहा है, और ये सेल क्या है, इस दिशा में करंट दे रहा है। अब देखिए सेल इधर से दे रहा है और ये इधर से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आने पर करंट ही नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ये जरा ये लाइन देखिएगा, डायरेक्ट लाइन जो बनी है, इस लाइन में हमने कहीं एरो नहीं लगाया है, यानी यहाँ पर एरो ही नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं है, क्योंकि अब ये बैलेंस्ड हो गया। जब बैलेंस्ड हो गया, बराबर का जोर हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही EMF के बराबर होगा। यानी इस वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे कि VAJ जो हमारा है, VAJ वही हमारा E है और वही क्या है, KL। तो हमारा फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू KL, यानी हम इसको अलग से बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू KL, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो गया कि अगर हम प्रैक्टिकल से, बाई प्रैक्टिकली अगर हम इसको L की लंबाई यानी L की लेंथ निकाल लेते हैं, तो L को अगर हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस सेल का EMF मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल है इसमें, ठीक है। तो इतना आप अच्छा समझिए, फिर हम कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, इसको आप कमेंट करिएगा। बहुत सी छोटी छोटी बातें मैं वो बताए भी हैं, है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। जानना समझना है, वीडियो को रिपीट करिए, समझ में आएगा। और हम चाहते हैं कि इसको आप हमारे कहने से एक बार बढ़िया समझ के फिर फिगर बनाइए इसका डायग्राम, और उसके बाद अपने हाथ से पेन से लिखिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे आया है। तो आप उसको पढ़िए तो आप खुद ही कहोगे कि हम तो नोट्स अपने हाथ से ही बना लेते हैं, किताब से देख के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा जानकारी आपको और दे देते हैं। जैसे होता क्या है कि यहाँ पर आपके मन में, इतना पढ़ने के बाद आपके मन में
कुछ ना कुछ जो है विचार आएंगे कि क्या हो सकता है, अगर ऐसा ना होता तो क्या करते, ऐसा ना होता तो क्या करते। अभी हम कहते 2 वोल्ट ना होता, यहाँ पे 1.1 वोल्ट का सेल होता तो क्या करते, इसका ईएमएफ ही कम कर दे तो क्या होते, या करंट जो ये आपका रियोस्टेट लगा है इसे धारा ही कम कर देते, 3 एम्पियर था 2 एम्पियर कर देते, यानी इस वायर में, कांस्टेंटन वायर में करंट ही फ्लो कम कर देते, प्रवाह कम कर देते, या ईएमएफ कम कर देते, ऐसे बहुत सी है, या वायर की लंबाई बढ़ाकर और बड़ी कर देते, 12 मीटर है 24 मीटर कर देते, समझ पा रहे कि नहीं, या 12 था 6 कर देते। ये कई क्वेश्चन इसमें जो है बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपके मन में देखिए, ये मान लीजिए हम मानते हैं ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आप अचंभित हैं, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि इफ़ ई इज लेस, ये जो है कम कर दिया जाए, लेस यानी कि ई को कम कर दिया जाए, तो ई कम थोड़े ना होगा, यहाँ पे सेल कम लगा दीजिए। जैसे ई है तो आप मान लो 2 वोल्ट का लगाए थे, निकाल दीजिए उसको, एक दूसरा सेल ले आइए, वो कम वोल्ट का ले आइए, वो 1.1 वोल्ट का ले आइए, वो लगा दीजिए, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दीजिए, सब कुछ ऐसे रहने दीजिए। तो बताइए ये जो आपका 0 हुआ है, ये जो 0 हुआ है, तो क्या ये 0 पॉइंट, नल पॉइंट यहीं पे मिलेगा कि इसके बाईं ओर खिसक जाएगा कि दाईं ओर खिसक जाएगा? अगर बाईं ओर खिसक जाएगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई, और अगर दाईं ओर खिसका तो लेंथ एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई। तो आपको बताना है कि इफ़ ई इज लेस, तो अगर ये लेस हो गया, कम हो गया है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे हम कैसे समझेंगे। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा अर्थमेटिकल समझा दे रहे हैं। अर्थमेटिकल कैसे, जैसे मान लीजिए ये ई है थोड़ी देर के लिए, है ना, तो हमने क्या कर दिया जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20 है, ई 20 वोल्ट है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 × 10, ऐसा कर दिया। तो ये 2 गुणे, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, न्यूमेरिकल अर्थमेटिकल है। अर्थमेटिकल में एक थोड़ा सा गणित समझाते हैं कि ई मान लो 20 वोल्ट है, के जो है 2 वोल्ट और ये क्या है आपका 10 है ना, ये तो लंबाई जो है 10 है और ये 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर मान लीजिए, तो अपना कट जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। तो अब बताइए 2 × 10 और 20 दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ई को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब कम कर दिया यानी लेस कर दिया, यानी वो सेल निकाल के दूसरा सेल यहाँ पे लगा दिया कम वोल्ट का। तो मान लीजिए वो वोल्ट हमने लगा दिया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि 14 वोल्ट का लगा दिया, ऐसा मान लो 14 वोल्ट का लगा दिया। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो तो बदलेगा नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वायर में है, वो तो उसके हिसाब से चलेगा, है ना। तो ग्रेडियंट तो हमारा 2 ही रहेगा। अब जरा सोचने वाली बात, जब ग्रेडियंट वही रहेगा तो 14 को बैलेंस करने के लिए इधर हमें कितना लिखना पड़ेगा, इधर आपको ऑटोमेटिक लिखना पड़ेगा 7। बस यहीं से देखिए बात आपके सामने आ चुकी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाएंगे कि पहले लेंथ कितनी थी, जे की लेंथ कितनी थी, ए से कितनी डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर, अब कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो बताइए जे क्या होगा, और इधर को खिसक जाएगा, यानी बाईं ओर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी लेंथ कम हो जाएगी। तो आपका एक आंसर हो जाएगा कि अगर हम ईएमएफ कम करते हैं, सेल का ईएमएफ कम कर देते हैं, यानी ई की वैल्यू कम कर देते हैं, तो जो नल पॉइंट है उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा घट जाएगी, यानी इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो पहले की अपेक्षा क्या होगी, घट जाएगी। ये हमने आपको एक मोटे तौर पर समझा दिया, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में रखेंगे तो फार्मूला तो हम तो यही यूज करेंगे, तो अपने आप कम हो जाएगा वो। खैर, एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में हमने ये बना दिया। जरा दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए कॉपी कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल नहीं, हमने आपको एक थोड़ा सा अंक गणित समझाई है, अर्थमेटिक। देखो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये भाई साहब के दिमाग में क्या आया, ध्यान दीजिए। तो इनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन फिर आ रहा है, क्या आ रहा है कि अगर हम रियोस्टेट से यहाँ से करंट को कंट्रोल करके कम कर दें, यानी मान लो कि 3 एम्पियर के करंट हम दे रहे थे, तो हमने क्या कर दिया 2 एम्पियर कर दिया, कम कर दिया, तो बताइए अब क्या प्रभाव पड़ेगा। जो जे है, सारी बातें जे पे बताइए, जो हमारा जो नल पॉइंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट हैपन, है ना। तो बताइए जे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जे बाईं ओर जाएगा कि दाहिनी ओर जाएगा, ये देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपने भी फार्मूला क्या पढ़ा, E = KL, लेकिन आपने भी देखा था K = I रो भी आया था।
आई रो, है ना, रो कांस्टेंट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है फॉर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान लो, तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रख देते हैं E इज इक्वल टू आई रो इंटू एल। अब इन्होंने क्या कर दिया, आई को कम कर दिया, आई कम कर दिया, ये रो तो कांस्टेंट है, रो रहने दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कम करेंगे तो हमारा जो नल पोजीशन है वो कहाँ पे जाएगा। तो अब बताइए हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर को यहाँ पर कम कर दे रहे हैं। जब कम कर दे रहे हैं तो आप यहीं से समझ लो, जब आई कम होगा तो के भी तो कम होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। आप यहाँ समझ लीजिए, अगर आई कम होगा यानी ये आई अगर कम होगा लेस, तो इसको सेट करने के लिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, है ना, यानी लेस। ये आप समझ रहे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना, ये कम हो जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे आपको अंकगणित हमने समझाया था, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे लिख दिया जाए 5 गुणे 8 बराबर 40। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ 5 को कम कर दिया, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 3 गुणे 8 तो बराबर क्या हो गया, 24। अब ऑटोमेटिक बताओ 5 से 3 कम हो गया कि नहीं, रो तो वही रहेगा। तो जब 5 से 3 कम हो गया तो 40 से 24 भी क्या हुआ, कम हो गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम करंट कम करते हैं तो हमारा जो के है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी कम हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, जब ये कम हो जाएगा तो यहीं से देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। तो जब के कम होगा तो आपका ये सेट करने के लिए क्या करेंगे, अब मान लो यही उदाहरण यहाँ ले लेते हैं, और क्या कि अगर ये 40 था, यही सेट यहाँ कर लेते हैं, 5 गुणे 8 कर दिया। अब यही हमने क्या कम कर दिया, के कम कर दिया। तो के कम किया तो कितना कर दिया, 3। अब यहाँ पर 8 तो 8 रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24, यानी ई जो है आपका 24 रहेगा। तो यानी कि दूरी कितनी, नहीं तो यहाँ पे ये ऐसे न सेट करिए, 5 को, बात समझिए, 5 वो तो इसका एग्जाम्पल था, है ना, इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, वही ले लो चाहे दूसरा ले लो, चलो बदलाव बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ ले लिया, हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 20 ले लिया। तो बताइए ये हमने क्या कर दिया, 3 नहीं 4 गुणे 5 कर दिया। अंकगणित समझिए, 4 गुणे 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो बताइए अभी के जो है वो 4 था, हम क्या कर रहे हैं, करंट कम करने पर हमारा के भी कम हो रहा है। जब के कम हो रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब जब के कम हो गया तो हम के को कम करेंगे, जब के कम कर देंगे तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, के को कम कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भाई 20 तो 20 रहेगा, यहाँ हमने के को कम कर दिया, के को कम कर दिया, तो 20 बराबर 20 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 10। अब देखिए यहीं पे मामला आपके सामने आ गया कि जो लेंथ पहले 5 सेंटीमीटर थी वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए लेंथ जो ए से जे तक की 5 सेंटीमीटर थी वो अब हो गई ए से जे की 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई। इसका हो गया कि अगर, अब देखिए दो बातें आपके सामने आ जाएंगी कि अगर आप जो है इसमें धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट कम कर देते हैं तो जो 0 पॉइंट है, नल पॉइंट है, इसकी जो दूरी होगी वो ए सिरे से बढ़ जाएगी, है ना। और अगर आप ईएमएफ को कम कर देते हैं तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अपने मन में बैठाइए, है ना, और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने आपको 2 रिजल्ट बता दिए। अब देखो यहाँ से समझा दिया ना, तो ये अर्थमेटिकल समझा दे रहे हैं कि ये इसमें अगर ये जो है आपका 4 से कम हुआ 2 तो ऑटोमेटिक इसको सेट होने के लिए 10 होना पड़ेगा, यानी कि लेंथ बढ़ गई। ऐसे न्यूमेरिकल में बढ़ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूमेरिकल में जैसा वो देगा वैसा हम लोग यूज कर लेंगे। खैर अब यहाँ न्यूमेरिकल तो बता नहीं रहे हैं, एक उसका सिस्टम समझा दे रहे हैं आपको। दूसरी बात आ रही है, देखिए अब इनके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया, क्या आया, E इज इक्वल टू के एल ले रहे हैं, ये फार्मूला है आपका, E इज इक्वल टू के एल। ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए पोटेंशियोमीटर में 12 मीटर का तार हमने लगाया है, उसको हमने 24 मीटर कर दिया। तो यदि 24 मीटर कर देंगे तो एल यहाँ पर क्या कर देंगे, जस्ट ट्वाइस, यानी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर देंगे तो निश्चित है ये आपका 2L हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2L, K इंटू 2L। तो बताइए जो J का डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिक 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 2KL हो जाएगा। ऐसा 2KL भी ले सकते हैं, तो 2KL। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थिति यहाँ मिल रही थी, अगर मान लो ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर मिल रही थी तो उसमें मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर पे। बात समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर वायर की पूरी लंबाई, जितनी लंबाई थी उसको हमने बढ़ा के दूनी कर दी, तो जो नल पॉइंट कंडीशन थी वो पहले की अपेक्षा जस्ट डबल हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या आ रही है, मान लीजिए हमारे मन में क्वेश्चन आया कि नहीं इसको हम आधी कर दें,
जस्ट हाफ कर दें तो जो डिस्टेंस ए की जे से थी, है ना, वो उसी की आधी हो जाएगी। तो दूने पे दूनी, आधी पे आधी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल है, लंबाई के समानुपाती। एल से कहता है कि भाई तुम जैसे रहोगे वैसे हम रहेंगे, तुम एल हो तो हम भी उस हिसाब से बनेंगे, L/2 हो तो हम भी आधे की ओर आ जाएंगे, दूने हो दूने को चले जाएंगे, है ना, प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है ऐसे कि बताइए इसमें जो पोटेंशियोमीटर, इसमें कौन सा वायर यूज करते हैं? तो आप अभी हमने बताया शुरू में कांस्टेंटन या मैग्नीन का यूज करते हैं, है ना। उसने कह दिया कि नहीं कापर क्यों नहीं यूज करते, प्योर कापर क्यों नहीं यूज करते? तो उसमें आपको कारण बताना है कि जो कापर है इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो लो हो जाता है ना। जैसे हमने बताया कांस्टेंटन में क्या होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये कम होता है, लो होता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, देखिए कांस्टेंटन या Li का ना, Li का यानी हमने दो मिश्र धातु आपको बताई थी, कांस्टेंटन एक बार हल्का सा बता देते, कांस्टेंटन या मैग्नीन, इनमें से कोई एक का जो रेजिस्टेंस होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम नोट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ये हो जाता है हाई, ये हाई होता है ना, मालूम नहीं कहीं उल्टा बोल दिया। और दूसरा हो जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये होता है लो। ये दो बातें इसमें पाई जाती हैं, ये जो मिश्र धातु आपके सामने बनाई गई है। लेकिन अगर आप यही चीज़ को प्योर कापर ले लेते हैं, प्योर कापर ले लेते हैं तो इसमें यही का उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो ये फिर यहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना। यानी अगर जरा से भी गर्म हो गया तार, यानी टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि लो होना चाहिए, उसका हाई हो जाता है। तो हाई होगा तो फिर वो जो रीडिंग आपकी सब गलत कर देगा। इसलिए यहाँ पे प्योर कापर, प्योर एल्यूमिनियम ये सब हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि Li यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पोटेंशियोमीटर बता दिया। अब इसके बाद इसकी हम सेंसिटिविटी अगले लेक्चर में बताएंगे, तो इसका यूज बताएंगे। हमने आपके सामने भी रखा भी था कि हम दो सेल ले लें तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, कि इनका EMF कैसे कंपेयर किया जाता है। अगर कोई एक सेल ले लें, उसका अंदर का प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे निकालते हैं वो भी ये बता देता है। ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा है, सेंसिटिव है, ये भी आपको बता देंगे। लेकिन अगले लेक्चर में एक एक करके आपको बताएंगे। इस लेक्चर में हमने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, ये कैसे धारा गई, इधर से गई फिर इधर से आई, क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर कौन प्रिंसिपल था वो हमने बताया कि कौन प्राइम था वो लेके गई, फिर अगली बार में ये लेके गई, फिर दोनों की हमने नल पॉइंट निकाला, है ना, ये सब बताया। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ही आपने बैलेंस किया तब कहा कि ई और इनके बीच का जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों क्या है, सेम सेम है। तो निकाला, यहाँ से बता दिया इनको कि भाई तुम्हारे बीच में जो ताकत थी वही ताकत तुम्हारी है। तो इनकी ताकत हमने निकाली, इनकी ताकत को दे दिया कि भाई तुम इतने वोल्ट के हो, है ना। बात समझ पा रहे कि नहीं? इस तरह से ये है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप देखिए, सोचिए, इसको जो है एनालाइज करिए कि आपको ये हमारा समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, हम उसको फिर से बना देंगे, और जो होगा कोई कमी होगी तो सुधारेंगे, है ना। तो आप बताइए, जैसा होगा हम आपको उसको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।